जय हिंद दोस्तों, स्टडी इंजन ऑफिशियल में आपका स्वागत है। हम दोस्तों मैथ्स में बात कर रहे थे नंबर सिस्टम के बारे में। पिछले हमने लेक्चर में देखा था नंबर सिस्टम में उसका क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स पढ़ा था, जिसमें हमने बेसिक बातें जानी थी। और आज हम उसका नंबर सिस्टम में ही क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स का यानी संख्याओं के वर्गीकरण का पार्ट 2 लेके आए हैं। इससे पहले मैंने पार्ट 1 करा दिया है, उसको आप जरूर देख लीजिएगा। और आज इसमें उसमें सेकंड पार्ट देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बात करते हैं, जब मैंने पहला पार्ट कराया था तो उसमें मैंने आपको रियल नंबर, पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर का क्लासिफिकेशन बताया था। उसमें रियल नंबर क्या होते हैं, इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं, डेसिमल्स क्या होते हैं और इंटीजर्स क्या होते हैं, उसके बारे में मैंने बताया था। और वहां मैंने आपको बताया था कि इंटीजर्स का एक और क्लासिफिकेशन है जो कि हम अपनी क्लास में पढ़ेंगे। तो आज हम इसमें इंटीजर्स का अगला पार्ट इसमें कवर करेंगे। देखिए आपने कमेंट में किसी ने देखिए पूछा था कि आपने जब वहां पे रेशनल और इरेशनल नंबर पढ़ाया था, मतलब परिमेय और अपरिमेय संख्या पढ़ाई थी, तो वो आपने डेसिमल्स में बताया था। तो क्या जो इंटीजर्स थे उसमें भी जो इंटीजर्स होते हैं क्या वो भी रेशनल और इरेशनल नंबर होते हैं? तो देखिए मैंने आपको वहां पे मैंने नहीं बताया था, तो यहाँ मैं बता दूं कि मैंने उसकी परिभाषा बताई थी कि जो परिमेय संख्या होती है यानी रेशनल नंबर जो होते हैं, परिमेय संख्या होती है जिनको हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ठीक है, मतलब क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर क्यू जीरो रखेंगे तो इनफाइनाइट हो जाएगा। तो देखिए डेसिमल में मैंने बता दिया था। वैसे ही इंटीजर्स है, इंटीजर्स का मतलब पूर्ण अंक। तो जैसे कोई लिखा हुआ, दो लिखा हुआ है जैसे, तो ये एक क्या है, ये एक पूर्णांक है। तो इसको भी हम देखिए पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं। हम एक इसके नीचे एक लगा सकते हैं, तो अब इसके नीचे एक लगा देंगे तो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में आ गया। तो इस वजह से क्या हो सकता है कि जितने भी इंटीजर्स हैं हमारे, जितने भी हमारे इंटीजर्स हैं, वो सभी क्या है, वो सभी हमारी परिमेय संख्या है। कौन सी है, परिमेय संख्या है। तो ये याद रखिएगा कि जितने भी हमारे पूर्णांक हैं, क्योंकि पूर्णांक के नीचे हम क्या एक लगा सकते हैं, जैसे जीरो ही लिखा हुआ है आपका। ठीक है, अब जीरो लिखा हुआ है, जीरो भी एक इंटीजर्स है। मैंने पीछे बताया था आपका इंटीजर्स की परिभाषा कि माइनस के इनफाइनाइट से लेके पॉजिटिव इनफाइनाइट तक जाएगा। तो इनके बीच की जितने भी पूर्ण अंक वाले संख्या अंक होंगे या संख्या होंगी, वो सारे पूर्णांक या इंटीजर्स कहलाएंगे। तो उसी के बीच में जीरो आता था, तो जीरो के नीचे भी हम देखिए एक लिख सकते हैं। तो जीरो के नीचे हम एक लिख लेंगे, तो इसका मतलब ये पी अपॉन क्यू के फॉर्म में आ रहा है, और पी अपॉन क्यू के रूप में आ रहा है, तो ये क्या होगी, परिमेय संख्या कहलाएगी, यानी रेशनल नंबर कहलाएगी। तो देखिए किसी ने पूछा था तो मैंने यहाँ पे डाउट क्लियर कर दिया। चलिए आगे देखते हैं। देखिए मैंने उससे पहले जो लेक्चर कराया था उसमें इंटीजर्स में मैंने इवन नंबर और ऑड नंबर के क्लासिफाइड किया था। आज हम इंटीजर्स का एक और टाइप क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, वो पॉजिटिव इंटीजर, न्यूट्रल इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर्स के रूप में देखेंगे। तो मैंने देखिए पिछले मैंने जब लेक्चर में पढ़ाया था तो वहां मैंने बताया था आपको कि पूर्णांक जो होते हैं वो माइनस के इनफाइनाइट से लेके पॉजिटिव के इनफाइनाइट तक जाते हैं। ठीक है, इनके बीच में हमारी संख्याएं आती हैं। जब इससे घट के आएंगे तो मैंने बताया था माइनस का 1000 हो गया, फिर माइनस का 100 हो गया। ऐसे ही जब और आएंगे तो माइनस का 4 हो गया, माइनस का 3 हो गया। ठीक है, माइनस का 2 हो गया, माइनस का 1 हो गया, फिर जीरो आता है और फिर पॉजिटिव में संख्याएं चालू हो जाती हैं। तो ये आपका क्या, इंटीजर्स है, मतलब पूर्ण अंक है। तो अब इन्हीं को क्लासिफाइड किया गया है पॉजिटिव इंटीजर्स में, न्यूट्रल इंटीजर्स में, और न्यूट्रल इंटीजर में और नेगेटिव इंटीजर्स में, यानी ऋणात्मक पूर्णांक में इसको क्लासिफाइड किया गया है। तो इसको हम देखते हैं। देखिए लिखा हुआ नाम से ही समझ में आ रहा है, पॉजिटिव इंटीजर्स यानी धनात्मक पूर्णांक। तो जो हमारे धनात्मक पूर्णांक हैं, देखिए जीरो की बात नहीं कर रहा अभी मैं, जीरो को छोड़ देंगे। उसके अलावा जो वन से लेकर के प्लस के वन से लेकर के प्लस का इनफाइनाइट तक जाएगा, वो आपका क्या कहलाएगा, पॉजिटिव इंटीजर्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पॉजिटिव इंटीजर्स कहलाएंगे वो। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो ये देखिए वही हो गया, वन से लेके स्टार्ट होकर के पॉजिटिव के इनफाइनाइट तक जो जाएगा वो आपका पॉजिटिव का इंटीजर कहलाएगा। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इसकी देखिए हम आगे इसको बात करेंगे। फिर न्यूट्रल इंटीजर की बात करें, अब इसमें क्या जीरो आ गया। जीरो आपका क्या है, जीरो ना ही देखिए धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। मतलब ये ना तो पॉजिटिव इंटीजर्स में रखा जाएगा, ना ही ये नेगेटिव इंटीजर्स में रखा जाएगा, ये न्यूट्रल होता है। तो ये याद रखेंगे, जीरो, जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, ना तो ये धनात्मक है ना ही ऋणात्मक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से, इसको याद रखिएगा। ये न्यूट्रल इंटीजर कौन सा होता है, जीरो होता है। आगे बात करें, नेगेटिव इंटीजर्स की बात करें यानी ऋणात्मक पूर्णांक, तो देखिए ऋणात्मक पूर्णांक कौन से हो गए, माइनस एक से लेकर माइनस इंफाइनाइट तक के बीच की जितनी संख्याएं होती हैं वो हमारी क्या कहलाती हैं, वो हमारी नेगेटिव इंटीजर्स कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, नेगेटिव इंटीजर्स कहलाती हैं। तो ये याद रखिएगा, माइनस एक से लेके देखिए माइनस एक, माइनस दो, माइनस माइनस तीन, माइनस चार, ऐसे करके जब बढ़ेंगे तो माइनस के इनफाइनाइट तक के बीच की जो जितनी भी संख्याएं होंगी वो हमारी ऋणात्मक पूर्णांक कहलाएंगी। तो ये याद रखिएगा। जैसे आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में, देखिए उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, प्रोटॉन होता है और आपका न्यूट्रॉन होता है।
तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन में आपने सुना होगा माइनस नेगेटिव चार्ज होता है, और प्रोटॉन पे आपका पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो न्यूट्रॉन होता है वो आपका न्यूट्रल होता है, ये आपको पता होगा। मतलब इसमें कोई चार्ज नहीं होता, ना ही पॉजिटिव ना ही निगेटिव। बस वैसा ही कॉन्सेप्ट यहाँ है, जो नेगेटिव इंटीजर्स है वो आपका इलेक्ट्रॉन जैसा है, पॉजिटिव इंटीजर जो आपका है वो प्रोटॉन जैसा है, और जो आपका न्यूट्रल इंटीजर है वो आपका न्यूट्रॉन जैसा है। तो ये याद रखेंगे, ठीक है, ऐसे ही क्लासिफिकेशन है। ठीक है, आगे बात करते हैं। और देखिए आगे बात करूं इसकी, तो यहाँ धनात्मक पूर्णांक की बात करें, हमने धनात्मक पूर्णांक देखा पॉजिटिव का 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक पॉजिटिव के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स कहलाएंगे। अब यही जो संख्याएं हैं, ये मतलब जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, वही आपका क्या कहलाती है, नेचुरल नंबर्स कहलाती है। यही आपका सेट है, एक सेट के रूप में लिखी हुई है, एक समुच्चय के रूप में लिखी हुई है, 1 से लेकर इनफाइनाइट तक की। तो ये जो संख्याएं हो जाती हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स कहलाती हैं। ये कौन सी, ये वाली, ये आपका सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, यानी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। क्या है, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय कहलाती हैं। तो ये याद रखिएगा, जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं वही आपका नेचुरल नंबर्स होते हैं। क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं। तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है नेचुरल नंबर्स। देखिए अक्सर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि प्राकृतिक संख्याएं की शुरुआत कहां से होती है, तो प्राकृतिक संख्याओं की शुरुआत 1 से होती है और अनंत तक जाती है। तो ये याद रखेंगे। आगे देखिए इसी में पूछ लेता है पूर्ण संख्या क्या होती है, तो पूर्ण संख्या आपकी कौन सी होगी, पूर्ण संख्याएं जब हम जीरो को शामिल कर लें, जब हम किसको, जो न्यूट्रल इंटीजर है उसको शामिल कर लें प्राकृतिक संख्याओं के साथ में, तो वो आपका क्या बन जाता है, वो बन जाता है आपका सेट ऑफ नेचुरल नंबर, यानी पूर्ण संख्याओं का समुच्चय बन जाता है। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये आपका क्लासिफिकेशन समझ में आया होगा। जैसे बात करूं, मैंने आपको इंटीजर्स बताया, माइनस के इनफैक्ट से चालू होगा, ठीक है, फिर आपको बढ़ते आएगा -5, -4, -3, -2, -1, फिर 0 आ गया, फिर 1 2 3 पॉजिटिव में चलेगा और पॉजिटिव के इनफिनिट तक जाएगा। ठीक है, तो ये जो आपका पोर्शन हो गया यहाँ तक, वो आपका माइनस का मतलब नेगेटिव इंटीजर्स हो गया। क्या हो गया, नेगेटिव इंटीजर्स हो गया। ये जो 0 है आपका, ये आपका न्यूट्रल इंटीजर हो गया। क्या हो गया, न्यूट्रल इंटीजर हो गया। और ये जो आपकी संख्या है प्लस का 1 से लेकर के प्लस के इनफाइनाइट तक के बीच की जो संख्या हो गई, वो आपका पॉजिटिव इंटीजर्स हो गया। और इन्हीं संख्याओं को क्या बोलते हैं, इन्हीं संख्याओं को नेचुरल नंबर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर्स भी बोलते हैं। तो ये भी याद रखिएगा। और जब हम इसमें जीरो शामिल कर लेंगे, जब हम इसमें जीरो शामिल कर लेंगे, तो ये आपकी क्या बन जाएंगे, ये सेट ऑफ होल नंबर्स बन जाएंगे, यानी ये आपके होल नंबर्स यानी पूर्ण संख्या बन जाएंगी। क्या बन जाएंगी, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय बन जाएगा। देखिए वो पूर्णांक अलग है, पूर्ण संख्याएं अलग है। तो ये याद रखिएगा, ये पूर्ण संख्या है 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक, और ये आपकी नेचुरल नंबर 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक प्राकृतिक संख्या है। क्या है, प्राकृतिक संख्याएं। तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन इससे बनता है। आगे देखते हैं। अब देखिए ये हमने कवर कर लिया। अब हम बात करेंगे नेचुरल नंबर्स की। किसकी बात करेंगे, नेचुरल नंबर्स की बात करेंगे। तो नेचुरल नंबर्स में हम देखेंगे मतलब प्राकृतिक संख्याएं। तो मैंने आपको बताया प्लस के 1 से लेकर के आपका प्लस का इनफिनिट तक के बीच की जितनी संख्या है सब नेचुरल नंबर्स कहलाती हैं। तो इसका भी देखिए क्लासिफाइड किया गया 2 पार्ट में। एक हो गया आपका प्राइम नंबर, क्या हो गया, प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्याएं या ऋण संख्याएं, और दूसरा जो इसका पार्ट है वो हो गया कंपोजिट नंबर्स यानी भाज्य संख्याएं। तो इसको हमने 2 भागों में क्लासिफाइड किया है, प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्याएं या इसको रूट संख्याएं बोलते हैं, और एक आपका कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्याएं। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, इसको किस प्रकार परिभाषित करते हैं। तो प्राइम नंबर्स की जो डेफिनेशन होती है, अभाज्य संख्याओं की जो डेफिनेशन होती है, तो वो होती है वे संख्याएं जिनके केवल और केवल 2 गुणनखंडों, केवल 2 गुणनखंडों, क्या हो, 2 फैक्टर हो या 2 गुणनखंड हो, वे संख्या की क्या कहलाती हैं, प्राइम नंबर्स कहलाती हैं। और कंपोजिट नंबर्स कौन सी संख्या होती हैं, वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो, जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो या 2 से अधिक फैक्टर्स हो। तो ये याद रखिएगा कि कंपोजिट संख्याओं, भाज्य संख्याओं की जो परिभाषा है 2 से अधिक फैक्टर हो, और प्राइम नंबर की जो परिभाषा है वो केवल और केवल 2 फैक्टर हो, ओनली हैविंग 2 फैक्टर्स। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब इसके एग्जांपल देखते हैं, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया प्राइम नंबर का, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, और इसका हो गया 4 6 8 9 10। अब इसको समझते हैं, एक के बारे में देखिए अभी डिस्कशन करेंगे। तो हम देखिए बात करते हैं प्राइम नंबर के बारे में। ठीक है, तो हमारी होगी अभाज्य संख्याएं यानी प्राइम
नंबर्स यानी रूट संख्याएं। तो मैंने आपको बताया हैविंग ओनली एंड ओनली 2 फैक्टर्स। तो अब देखिए पहला जो एग्जांपल है वो 2 गया। देखिए मैंने ये बताया ये किसके पार्ट है, ये नेचुरल नंबर का पार्ट है, इसका मतलब ये 1 से शुरुआत हो रही है। नेचुरल नंबर का तो पार्ट है प्राइम नंबर और आपका कंपोजिट नंबर, तो ये 1 से शुरुआत होंगी। तो अब जो क्लासिफिकेशन होगा इनमें से ही होगा। तो 1 को भी छोड़ते हैं, 2 की बात करते हैं। तो 2 की मैंने बताया कि केवल और केवल 2 गुणनखंड होंगे। तो देखिए जब हम 1 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 1 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 1 के पहाड़े में 2 आएगा, और 1 आपका किसके पहाड़े में आएगा, 1 2 के पहाड़े में आएगा। किस अब क्या 2 का इससे ज्यादा कोई गुणनखंड हो सकता है क्या? 2 किसी और के पहाड़े में आ रहा है? नहीं आ रहा, केवल 1 के पहाड़े में आता है और 2 के पहाड़े में आता है। तो कितने फैक्टर हो गए इसके? केवल और केवल 2 फैक्टर्स हो गए। इसका मतलब 2 फैक्टर्स हैं, इसका मतलब ये प्राइम नंबर हो गया आपका 2। ठीक है, अब बात करेंगे 3 की। 3 की बात करें तो 3 की बात करें तो 3 किसके किसके पहाड़े में आता है, किसी किसी टेबल में आता है? तो ये 1 की टेबल में आता है और आपका एक खुद की टेबल में आता है। या मतलब 3 से, एक तो जो 3 है वो 1 से विभाजित होता है और खुद 3 से विभाजित होता है। तो इसके भी देखिए कुल मिला के कितने फैक्टर्स बन रहे हैं? केवल और केवल 2 फैक्टर्स बन रहे हैं। इसका मतलब ये क्या है, ये भी एक आपका प्राइम नंबर है। क्या है? प्राइम नंबर हो गया। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं 5 की। 5 की बात करें तो 5 भी 1 से कटेगा और आपका खुद 5 से भी कटेगा। केवल और केवल इसके भी कितने बन रहे हैं? केवल और केवल 2 बन रहे हैं। इसका मतलब आपका 5 भी क्या है, 5 भी एक प्राइम नंबर है आपका, यानी अभाज्य संख्या है। क्या है? अभाज्य संख्या है, यानी इस या फिर इसको ऋण संख्या भी कहते हैं। तो ये भी आपका ऋण संख्या है। तो ये याद रखिएगा कि जिस भी संख्या के, जिस भी नंबर के केवल और केवल 2 फैक्टर हो वो आपके प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। अब बात करेंगे हम कंपोजिट नंबर की। किसकी बात करेंगे? कंपोजिट नंबर्स की बात करेंगे, यानी भाज्य संख्या की बात करेंगे। तो भाज्य संख्याओं की बात करें तो मैंने बताया कि ऐसी संख्या है जिनके 2 से अधिक फैक्टर हो या जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो। तो मैंने देखिए बताया जैसे 4 है, 4 की बात कर ले, देखिए 2 हो गया, 3 हो गया, अब इसके बाद 4 आएगा। ठीक है, तो 4 की बात करें तो देखिए 4 किस में आता है? एक तो 1 की टेबल में आएगा, ठीक है, एक अपने खुद के पहाड़े में आता है, 4 से खुद कटता है, और एक देखिए 2 की टेबल में भी आता है। किसमें आता है? 2 की टेबल में भी आता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, क्या इसके 2 से अधिक फैक्टर हैं? हाँ, 2 से अधिक फैक्टर हैं, यानी टोटल कितने? 3 फैक्टर हैं। तो मैंने बताया जिस भी संख्या के, जिस भी अंक के, नंबर के 2 से अधिक फैक्टर होते हैं वो संख्या हमारी क्या कहलाती है? भाज्य संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? भाज्य संख्या। तो इसलिए 4 क्या है? 4 एक हमारी भाज्य संख्या है। अब 5 देख लिया, 5 के केवल 2 हो रहे हैं। 6 की बात कर लें, 6 की बात करेंगे तो कि 6 आपका 1 के टेबल में आता है, 1 के पहाड़े में आता है, और एक खुद के 6 के पहाड़े में आता है, और देखिए 2 के पहाड़े में भी आता है, और आपका 3 के पहाड़े में भी 6 आता है। तो इस तरह कुल कितने गुणनखंड हो गए? इसके टोटल 4 गुणनखंड हो गए। और परिभाषा क्या है कंपोजिट नंबर की? के कंपोजिट नंबर वे संख्याएं होती हैं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो। तो 2 से अधिक तो है ही है, 4 तो है ही है। तो 4 है, इसका मतलब क्या, जो आपका 6 है वो भी आपका क्या हो गया? कंपोजिट नंबर हो गया। ठीक है, 7 की बात कर ले। अब आप 7 का बताइए 7 क्या होगा? ठीक है, 7 की बात कर ले तो 7 का हो गया, देखिए 7 एक के पहाड़े में आता है और खुद 7 के पहाड़े में आएगा। क्या इसके अलावा कोई और इसका गुणनखंड है? नहीं। इसके कितने गुणनखंड बन रहे हैं? केवल और केवल 2 बन रहे हैं। 2 बन रहे हैं, इसका मतलब एक 7 क्या हो गया? 7 एक प्राइम नंबर है। क्या है? प्राइम नंबर है, यानी अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको समझ में आ गई होंगी। इस तरह 8 की बात कर ले तो आप आगे तो कर ही लेंगे। 8 हो गया, 9 हो गया, ठीक है, 8 हो गया। तो 8 के भी आपको पता है 2 से ज्यादा बनेंगे। 1 के पहाड़े में भी आता है, 2 के पहाड़े में भी आता है, 4 के पहाड़े में भी आता है, 8 के पहाड़े में भी आता है। इसका मतलब इसके 2 से ज्यादा है, ये कंपोजिट नंबर हो गया। 9 की बात कर ले, जैसे 9 की बात कर ले तो 9 देखिए 1 के पहाड़े में भी आएगा, 3 के पहाड़े में भी आएगा, और खुद 9 के पहाड़े में भी आएगा। मतलब इसके कितने बन रहे हैं? 3 गुणनखंड बन रहे हैं। इसका मतलब 2 से अधिक है, और 2 से अधिक का मतलब ये क्या है? ये एक आपकी भाज्य संख्या है। क्या है? भाज्य संख्या है। तो ये याद रखेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर आपको समझ में आया होगा। अब बात करें एक की, देखिए क्या बच गया हमारा? एक बच गया नेचुरल नंबर। अब एक की बात करते हैं, एक क्या है? तो देखिए एक की बात कर लें तो हमने प्राइम नंबर की परिभाषा पढ़ी कि प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके 2 फैक्टर होते हैं, और कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनके 2 से अधिक फैक्टर होते हैं। अब एक की बात कर ले तो एक तो केवल देखिए 1 के पहाड़े में आ रहा है। तो क्या इसके 2 गुणनखंड बन रहे हैं? नहीं बन रहे। 2 गुणनखंड नहीं बन रहे, इसका मतलब ये प्राइम नंबर नहीं है, और 2 से अधिक भी नहीं बन रहे, तो इसका मतलब ये कंपोजिट नंबर भी नहीं है। तो इसका मतलब एक क्या है? एक ना तो आपका अभाज्य संख्या है, और ना तो अभाज्य है और ना ही भाज्य है। ना तो अभाज्य है और ना ही भाज्य है, क्योंकि इसके केवल और केवल एक गुणनखंड बन रहा है, जो कि दोनों की डेफिनेशन को, दोनों की परिभाषा को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। इसका मतलब एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। देखिए वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, नोट बना के देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, एक ना ही भाज्य संख्या है
और ना ही अभाज्य संख्या, क्योंकि एक का केवल और केवल एक गुणनखंड बन रहा है, इसका केवल एक और एक गुणनखंड बन रहा है, इस वजह से ये एक ना ही भाज्य संख्या और ना ही अभाज्य संख्या है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको समझ में आई होगी। चलिए आगे देखते हैं। आगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आगे अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, तो उसको देखते हैं। तो बात करेंगे सबसे पहले, तो पहला देखिए पॉइंट लिखा हुआ है सबसे छोटी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या मतलब क्या पूछ रहा है, प्राइम नंबर पूछ रहा है कि सबसे छोटी प्राइम नंबर कौन सा है, ठीक है। तो मैंने बताया था कि प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर पार्ट होते हैं नेचुरल नंबर के, इसके नेचुरल नंबर के पार्ट होते हैं प्राइम नंबर और आपका कंपोजिट नंबर। और नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है एक से स्टार्ट होता है, एक से स्टार्ट होकर इनफाइनाइट तक जाता है। तो सबसे छोटी की बात कर लें तो मैंने आपको बताया एक तो ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट है, तो क्या होगा सबसे छोटी प्राइम संख्या, दो। अब क्या होगी, दो, दो के केवल दो गुणनखंड थे, तो इसका मतलब सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी हमारी, दो हो गई, ठीक है। आगे एकमात्र सम अभाज्य संख्या, देखिए मैंने पिछले वाले लेक्चर में आपको सम संख्या और विषम संख्या बताई थी, इवन नंबर और ऑड नंबर, तो उसमें मैंने आपको बताया था। तो केवल और केवल एकमात्र जो अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है हमारा, वो केवल और केवल क्या है, दो है। क्या है, दो है। इसके बाद ऐसी कोई भी संख्या, ऐसी कोई भी सम संख्या नहीं है जो कि क्या हो, प्राइम हो, जो कि प्राइम हो। तो केवल और केवल एकमात्र सम सम अभाज्य संख्या दो है। इंपॉर्टेंट है ये, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं 1 से 50 के बीच कुल अभाज्य संख्या कितनी है। देखिए जब 1 से लेकर के हम 50 तक की गिनती गिनेंगे, 1 से 50 तक की गिनती गिनेंगे, तो इनके बीच में टोटल कितनी प्राइम नंबर आएंगे। डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा गया है तो उसमें टोटल 15 प्राइम नंबर आएंगे। तो ये याद रखिए, गिन के आप गिन के भी कोशिश कर सकते हैं। आप देखिए घर में गिनिएगा, जब पूरी संख्या लिख लीजिएगा तो देखिए आपका 2 हो गया, 3 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर 7 हो गया, फिर 11 हो गया, फिर 13 हो गया, फिर 17 होगा, फिर 19 हो गया। ऐसे करके आप जब 50 तक गिनेंगे तो ये टोटल जितनी संख्याएं बैठेंगी वो कितनी होंगी, 1 से 50 तक के बीच में 15 संख्याएं होंगी। कितनी, 15 संख्या होंगी। वैसे ही 1 से 100 के बीच कुल अभाज्य संख्या कितनी होगी। हमने 1 से 50 तक की बात करी, अब अगर हम गिनती गिनते हैं 1 से 100 तक की, कितने की, 1 से 100 तक के बीच की गिनती गिनते हैं, तो इनके बीच में टोटल जो प्राइम नंबर होंगे, टोटल जो अभाज्य संख्याएं होंगी वो कितनी होंगी, वो होंगी हमारी 25। कितनी, 25 होंगी, ठीक है, ये याद रखेंगे। हमने देखा 1 से 50 तक के बीच में 15 हो गई, 1 से 100 तक के बीच में 25 हो गई। तो अगर पूछ लूं मैं आपसे 51 से 100 के बीच में कितनी होंगी, देखिए हमने 1 से 50 देख लिया 15, 1 से 100 देख लिया 25, तो 51 से 100 के बीच में कितनी हो जाएंगी, 25 में से 15 घटा देंगे, टोटल 10। तो अगर पूछा जाए कि 51 से लेकर 100 तक के बीच में कितनी प्राइम नंबर है, कितनी अभाज्य संख्याएं, तो कितनी हो जाएंगी, 10 हो जाएंगी। तो ये भी याद रखिएगा। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है जीरो एक समपूर्णांक है, ठीक है। जीरो की बात कर ले तो मैंने जब पिछली क्लास ली थी तो उसमें मैंने आपको बताया था इवन इंटीजर और मतलब इवन नंबर और ऑड नंबर्स बताया था। तो वहां मैंने आपको बताया था कि जीरो जो है ना वो एक सम पूर्णांक है, और सम संख्याओं की परिभाषा मैंने क्या बताई थी, जो संख्या 2 से विभाजित होता है। तो क्या जीरो 2 से विभाजित होता है, जी हाँ बिल्कुल विभाजित होता है, बिल्कुल डिवाइड होता है। जब मैं डिविजिबिलिटी रूल आपको बताऊंगा, विभाज्यता का नियम बताऊंगा, तब मैं वहां पे जीरो की विभाज्यता बताऊंगा। तो यहाँ देखिए 0 बार इसका पहाड़ा जाएगा और 0 बार ये कट जाएगा, मतलब 2 से कट रहा है, तो 2 से कट रहा है तो ये क्या होगी, जीरो एक सम संख्या होगी। और सम संख्या और विषम संख्या क्या है, ये पूर्णांकी तो है। पिछला जब लेक्चर हमने कवर किया था तो इंटीजर्स को हमने क्या कितने पार्ट में बांटा, 2 पार्ट में बांटा था, इवन नंबर्स हो गया और आपका ऑड नंबर्स हो गया, ठीक है, उसमें तो बांटा था। तो ये जीरो क्या हो जाएगा, एक इवन नंबर हो जाएगा या इवन इंटीजर हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा। लेकिन अगर आपसे पूछे अभाज्य भाज्य पूछे कि जीरो क्या भाज्य है क्या अभाज्य, तो आप बताएंगे मतलब जीरो भाज्य अभाज्य तो है ही नहीं। देखिए क्योंकि अब मैंने बताया जो भाज्य भाज्य जो स्टार्टिंग होती है वो तो नेचुरल नंबर से होती है, और नेचुरल नंबर खुद 1 से शुरू होता है। नेचुरल नंबर तो 1 से शुरू होता है, जीरो से स्टार्ट नहीं होता, क्योंकि अगर इसके पहले अगर जीरो लग जाएगा तो जीरो वाली जो संख्या हो जाएंगी वो हमारी क्या हो जाएंगी, वो नंबर हो जाएंगी, यानी पूर्ण संख्याएं बन जाएंगी, ठीक है। तो जीरो भाज्यभाज्य से कोई लेना देना जीरो का नहीं है, तो ये याद रखिएगा। तो उम्मीद करता हूं आज का सेशन आपको पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। और अगर आपने इससे पहले वाला लेक्चर नहीं देखा तो उसको जरूर देखिएगा, क्योंकि वो जो देखेंगे तो ही इससे लिंक कर पाएंगे। तो अगर ये सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।